हाय एवरीवन, वेलकम टू जिनॉन अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमएफटी में पूछे गए गेट 2020 के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द इम्पिडेंस Z इक्वल टू जे एक्स ऑल एक्स इन द रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैप टू द स्मिथ चार्ट एज। चार ऑप्शन ये गिवन है। तो देखिए, ये स्मिथ चार्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या गिवन है? इम्पिडेंस की क्या वैल्यू दी हुई है? जे एक्स, Z इक्वल टू जे एक्स। हमें इसे मैप करना है स्मिथ चार्ट पे। तो आइए देखते हैं कैसे मैप किया जाता है। स्मिथ चार्ट हम जानते हैं कि किसी भी इम्पिडेंस के लिए अगर बनाया जाता है, अगर उसको मैप करना है किसी स्मिथ चार्ट पे, तो स्मिथ चार्ट में दो टाइप के सर्कल होते हैं, एक रियल पार्ट के लिए और एक इमेजनरी पार्ट के लिए। तो वन बाय वन दोनों सर्कल्स को देखते हैं। ये हम रियल पार्ट के लिए बना रहे हैं। देखिए, रियल पार्ट का जो भी सर्कल होता है उसके लिए एक पॉइंट कॉमन होता है, -1,0। इस पॉइंट से जितने भी रियल पार्ट के सर्कल ड्रॉ किए जाएंगे सब इससे होकर जरूर जाएंगे। मतलब -1,0 पॉइंट से सारे सर्कल पास किए जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो किस हिसाब से रहती है? ये आपका ओरिजिन है। तो इसमें जो है, ये जो सबसे बड़ा जो सर्कल बनता है इसकी रेडियस 0 होती है, r इक्वल टू 0 के लिए होता है। यहाँ से जो भी सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल ड्रॉ होगा r इक्वल टू 1 के लिए, और इसके नीचे जाएं तो और कितने सर्कल ड्रॉ होते जाएंगे, तो r इक्वल टू 2 के लिए। मीन्स नीचे r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और जो सबसे बड़ा सर्कल रहेगा उसमें r की वैल्यू 0 रहती है। वहीं अगर हम x के लिए जो सर्कल बने उसको देखें तो x के लिए सर्कल कहाँ से पास होते हैं? x के लिए सर्कल के लिए भी -1,0 एक नेसेसरी पॉइंट है, यहाँ से तो होकर वो जरूर पास होगा। तो वो कैसा सर्कल होता है? यहाँ से जाने वाला सर्कल x इक्वल टू 1 होगा, यहाँ से जाने वाला सर्कल x इक्वल टू -1 होगा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें मैप करना है z इक्वल टू जे एक्स। मीन्स यहाँ पर r की वैल्यू क्या गिवन है? 0। तो r इक्वल टू 0 के लिए कौन सा सर्कल ड्रॉ होता है? ये। और इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस होगी 1, और इसका सेंटर होगा ओरिजिन। ठीक है, ऑप्शन को चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए, अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 विथ सेंटर एट 0.50। तो अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5, ये हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द चार्ट। तो अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ चार्ट, इस चार्ट के सेंटर से एक लाइन पास होनी चाहिए। अगर उसको देखें तो ये सेंटर से जो लाइन पास होती है वो होती है x इक्वल टू 0 की लाइन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? x की फुल रेंज होनी चाहिए, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर एट 0 0। तो देखिए, अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर एट 0 0, तो यही हमारा डिनोट करता है r इक्वल टू 0 को। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इन्फिनेटेसिमली स्मॉल डायपोल इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा in the far field is proportional to e to the power minus j k r divided by r sin theta, where k equal to 2 pi r by lambda. A vertical infinitesimally small electric dipole del L is much smaller than lambda is placed at a distance h. H is greater than 0 above an infinite ideal conducting plane. The minimum value of h for which one of the maxima in the far field radiation pattern occurs at theta equal to 60 degree is। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक स्मॉल डायपोल एंटीना गिवन है जिसकी एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से जो लेंथ है वो h हाइट पर प्रेजेंट है, और ये i डेल एल
जो उसकी लेंथ है वो लैम्डा से मच स्मॉलर देन है। क्वेश्चन में गिवन है आई डेल एल इज मच स्मॉलर देन लैम्डा। तो हमें इसे एच की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए मिनिमम एच की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए जो रेडिएशन रहे वो मैक्सिमम रहे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें क्या गिवन है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है तो यहाँ पर इमेज इसका बनेगा, इमेज चार्जेस का कंसेप्ट यहाँ पर आएगा। देखिए ये हमारा एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, तो जितनी हाइट पर हमारा डायपोल इस कंडक्टिंग प्लेन के अबव प्रेजेंट होगा, सेम हाइट पर सेम डायपोल हमारा बिलो कंडक्टिंग प्लेन प्रेजेंट होगा। तो कंसीडर करते हैं ये हाइट h है, तो यहाँ से ये हाइट भी h होगी, और यहाँ पर हमारा डायपोल प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस h 2h हाइट। अरे फैक्टर का हम फॉर्मूला जानते हैं। अरे फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एंटीना अरे फैक्टर का साइन एन साई बाई 2 डिवाइड बाय साइन साई बाई 2। यहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट होंगे। तो कितने एंटीना एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन नहीं होता तो कितने होते हैं, केवल एक एंटीना, एक डायपोल एंटीना प्रेजेंट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, तो इसके कारण इसका इमेज भी प्रेजेंट होगा। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर n क्या होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट्स कितने, 2। तो अरे फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू साई बाई 2 डिवाइड बाय साइन साई बाय 2। इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अरे फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिला हमें, साइन साई बाय 2 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन साई बचेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन साई बाय 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन साई बाय 2 कॉस साई बाय 2। तो देखिए 2 साइन साई बाय 2 कॉस साई बाय 2 डिवाइड बाय साइन साई बाय 2। इससे ये कैंसिल आउट, तो हमें अरे फैक्टर की क्या वैल्यू मिलेगी, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ साई बाय 2। अगर नॉर्मलाइज्ड अरे फैक्टर की बात करें तो नॉर्मलाइज्ड अरे फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मलाइज्ड अरे फैक्टर होता है अरे फैक्टर डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट्स, 2। तो हमें नॉर्मलाइज्ड अरे फैक्टर क्या मिल जाएगा, कॉस साई बाय 2। अब हमें नॉर्मलाइज्ड अरे फैक्टर की वैल्यू मिल गई है कॉस ऑफ साई बाय 2। अभी साई की क्या वैल्यू होती है, साई की वैल्यू होती है बीटा डी कॉस थीटा। तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू होती है 2 बाय लैम्डा इंटू डी। डी कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इन दोनों एंटीना एलिमेंट के बीच की। तो कितनी होगी, h प्लस एच, ट्वाइस ऑफ h इंटू। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम रेडिएशन के लिए कितना थीटा गिवन है, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2h कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो साई की वैल्यू हमें मिल गई 2 पाई एच डिवाइड बाय लैम्डा। अब
ये साई हम पुट कर देते हैं नॉर्मलाइज अरे फैक्टर में, तो हमें नॉर्मलाइज अरे फैक्टर क्या मिल जाता है, कॉस ऑफ साई की जगह हमें ये रखना है 2πh डिवाइड बाय लेमडा इंटू 1/2। तो यहाँ से हमें अरे फैक्टर, नॉर्मलाइज अरे फैक्टर कितना मिलता है, cos πh डिवाइड बाय लेमडा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया नॉर्मलाइज अरे फैक्टर। अब देखिए cos πh अपॉन लेमडा, ये नॉर्मलाइज अरे फैक्टर क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम रेडिएशन का केस क्वेश्चन में गिवन है। तो मैक्सिमम रेडिएशन मींस अरे फैक्टर भी उसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो AF मैक्सिमम कब होगा, नॉर्मलाइज्ड अरे फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब ये cos πh बाय लेमडा, cos की वैल्यू कहाँ +1 और -1 होती है, तो मैक्सिमम कब होगी 1 पर। तो 1 अगर इसको 1 लाना है तो इस एंगल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, πh बाय लेमडा इक्वल टू, ये अगर 0 होगा, अगर इसको 0 रख देंगे तो अरे फैक्टर की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो हम 0 या n पाई लिख सकते हैं। यहाँ पर n की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1 2, कोई भी इंटीजर होगा। πh बाय लेमडा इक्वल टू n पाई होगा, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू कुछ भी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अरे फैक्टर मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है +1, कॉस की रेंज होती है +1 टू -1, और हमें क्या मैक्सिमम रेडिएशन देखना है। मैक्सिमम रेडिएशन के लिए इसकी हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कब आती है, cos 0 पे आती है। cos 0 पे मीन्स इसको मिनिमम होना चाहिए, तब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट, h हमें मिल गया n इंटू लेमडा, ये जहाँ पर n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें h मिनिमम पूछा है। तो देखिए मिनिमम क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, n की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो h इक्वल टू 0, ये मिनिमम पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, जहाँ पर h डिफाइन किया है वहाँ पर बोला भी गया है h इज़ ग्रेटर देन 0, h इज़ ग्रेटर देन 0। तो उस केस में h इज़ ग्रेटर देन 0 करने के लिए हम क्या करेंगे कि n की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो n की नेक्स्ट वैल्यू 1 है, तो पुट n इक्वल टू 1, तो हमें h मिनिमम कितना मिल जाएगा, h मिनिमम इक्वल टू लेमडा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ 3 लैम्डा बाय 4 एंड हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ 50 ओम is terminated with a load of 400 ohm. The impedance seen at the input end of the transmission line is in ohm. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ गिवन है 3 लैम्डा बाय 4, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस गिवन है 50 ओम और लोड गिवन है 400 ओम। हमें इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है। तो इनपुट इम्पिडेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस का एक फॉर्मूला होता है Z0 ZL प्लस ऑफ JZ0 tan बीटा L डिवाइड बाय Z0 प्लस ऑफ JZL tan बीटा L। इजी सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में पूछा गया था। इसको और कैसे लिख सकते हैं इनपुट इम्पिडेंस को, कई तरीके हैं इसको लिखने के लिए। tan बीटा L को हम साइन और कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमें ये भी मिल जाती है, ZL कॉस बीटा L प्लस JZ0 साइन बीटा L डिवाइड बाय Z0 कॉस बीटा L प्लस ऑफ JZL साइन बीटा L। Z0 हमें पता है, ZL पता है, हमें बीटा L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा L क्या होगा, बीटा L इक्वल टू बीटा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा
इंटू लेमडा की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 3 लैम्डा बाय 4। यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं, बीटा एल इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें जेड इन क्या मिलेगा, जेड इन इक्वल टू जेड नॉट जेड एल कॉस पाई बाय 2 प्लस ऑफ जे जेड नॉट साइन पाई बाय 2 डिवाइड बाय जेड नॉट कॉस पाई बाय 2 प्लस ऑफ जे जेड एल साइन पाई बाय 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, सॉरी कॉस पाई बाय 2 आपका 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 0 प्लस ऑफ जे जेड नॉट डिवाइड बाय 0 प्लस ऑफ जे जेड एल। इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, जेड जे टू जे कैंसिल आउट हो जाएगा और जेड नॉट मल्टीप्लाई होकर जेड नॉट स्क्वायर बाय जेड एल, ये आपका जेड इन होगा। अब इसमें जेड नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं और जेड एल की। जेड नॉट हमें गिवन है क्वेश्चन में 50 ओम एंड जेड एल गिवन है 400 ओम। इसको कैलकुलेट करते हैं, 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइड बाय 400 कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4/25 4 6 जा 6.25, फाइनल हमें आंसर क्या मिला 6.25 ओम, ये हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ बी इज। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में यहाँ पे बी अननोन है, इस बी को कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को फिर से देख लेते हैं, ax प्लस 2ay प्लस baz कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं ताकि ईजिली हम इसकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकें। -3x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ से कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ दिस, तो ये क्या शो करता है, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। तो हम प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू -3ax प्लस ay प्लस az, और h हमें क्या गिवन है, ax प्लस 2ay प्लस baz। इसके लिए एक छोटा सा रिलेशन होता है, AP डॉट AH प्रोपोगेशन डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और AH का डायरेक्शन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो आइए इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, -3ax प्लस ay प्लस az डॉट ax प्लस 2ay प्लस baz इक्वेट करेंगे 0 से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, b की क्या यहाँ से वैल्यू मिलेगी, b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अब आगे भी हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से। थैंक यू।